भूषण, विश्वरत्न, विजयरत्न, विनयरत्न, प्रज्ञासूर्य, करुणासागर, शीलवंत, विश्वगुरु हो सकता है। तो ये इसमें विचार करो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच माननीय मामा देशमुख साहब। उद्घाटन स्पीच में उन्होंने ऐतिहासिक रहस्य बताए हैं जो अतिशय महत्वपूर्ण थे। इसके बाद अगले वक्ता की कड़ी में मैं यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ माननीय डॉक्टर मगन ससानी सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपा नई दिल्ली। Indian Indigenous Society for Sciences and Social Science। इस कार्यक्रम के आज के उद्घाटक माननीय मामा देशमुख साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब, dignitaries on the dais and dignitaries in front of the dais। साथियों, ये जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस नए संगठन का स्थापन दिन हो रहा है, महामानव को मैं वंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित मान्यवर माननीय वामन जी मिश्रा और जो उपस्थित है उनमें माननीय डॉक्टर काळे साहब, डॉक्टर ससानी साहब, डॉक्टर वासनिक साहब, प्रोफेसर राठौर साहब, इंजीनियर मेश्राम साहब और जो वक्तागण है उसमें घाटे साहब, डॉक्टर घाटे साहब, प्रोफेसर खोबराकडे, प्रोफेसर गोखले, प्रोफेसर डॉक्टर आष्टनकर साहब और उपस्थित भाई और बहन, मेरा जो सत्कार हुआ उनके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन संगठन ज्यादा मैच्योर होने के बाद ये सत्कार बंद कर रहे थे। आप सब सत्कार मूर्ति है, एक का सत्कार हुआ, सब सत्कार करने लायक है। तो ये सत्कार मैंने विरोध किया था, मुझे निमंत्रण देने के लिए जब आया था, लेकिन पहले थोड़े प्राइमरी में शॉर्ट टर्म गोल ठीक है, सत्कार करने से आकर्षित होता है थोड़े से लोग, तो ठीक है, लेकिन बाद में ये सत्कार वगैरह हर आदमी सत्कार लायक है, अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। तो इस दृष्टि से विचार करो। और दूसरी बात, इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी
फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, इनका उद्घाटन हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूँ। ये मतलब, इस संस्था का मतलब है सत्य का खोज। ये जो संस्था है उनका मतलब है सत्य का खोज। सत्य की खोज के लिए ये संस्था स्थापन हुई है। आप सब अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा, प्रोफेसर बन गया सीनियर कॉलेज का। 3 स्कूल में 7वां वर्ग पास हुआ, वो बाकी सब प्राइवेट किया। तो ये खडकावर उगवलेलं झाड म्हणतो ना, आता मराठी सबको नहीं समझती होगी, लेकिन मेरे भाषण से हिंदी समृद्ध होगी। भाषा का जो समझती है वो शुद्ध भाषा है। ये भाषा शुद्ध अशुद्ध ये मनुवाद है। जो समझती है वो शुद्ध भाषा है। तो इस दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए। लेकिन मैं मेरे भाषण के पहले एक विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा उस पर आप विश्वास रखो, ऐसा मेरा आग्रह है। लेकिन आप इन पर विचार करो, ये आग्रह की रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट इंग्लिश है, समझती है आपको विनती से। क्यों? तो विश्वास से विकार बढ़ता है, विश्वास से विकार बढ़ता है और विचार करने से विकास होता है। इसलिए आप विचार करो, विचार करो। बाबा वाक्य प्रमाणम ऐसा मत करो। और अपने देश में विचार करने की बंदी है, वैचारिक नियंत्रण है। विचार करने का ऐसा वैचारिक नियंत्रण कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। मैं 22 देश घुमाऊं, चीन से लेकर रशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, अमेरिका वगैरह। लेकिन वहाँ अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ इंडिया में अंग्रेजी बोलना जरा डर लगता है, क्योंकि यहाँ शुद्धता देखते हैं। वो अलग बात है। अंग्रेजी में मैंने पेपर छुड़ाया, पढ़ाया, ये सब। लेकिन कोई भी भाषा का हरदम उपयोग करो तो उसका प्रभाव है, नहीं तो भाषा की ओर ध्यान देना पड़ता है। तो विचार करो। दूसरा ऐसा कि सभी बातें भाषण में मर्यादा आती है। सभी बातें स्पष्ट नहीं कर सकते, मर्यादा रहती है, कानून की मर्यादा रहती है। इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इशारा समझना चाहिए, इशारा समझना चाहिए। आपको मालूम होगा कि एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक वृद्धग्रस्त एक घर को सर जाते थे, सज्जन थे। एक बार वो 10 बजे आए, घर के आदमी को जाना था, लेकिन उनको उठ भी नहीं कह सकते, सज्जन था, सदग्रस्त। तो घर के आदमी ने एक युक्ति की, अपने वाइफ को कहा पानी गर्म हुआ क्या, पानी गर्म हुआ क्या। तो उन्होंने कहा, उनको इशारा समझ गए, तो पानी बोले
वो बोली कि कब से गर्म हुआ, मेरी भी आँख नहाना हुआ, आपको शादी को जाना है ना। ये सुनते ही वो उठकर उठकर जा सकता था, लेकिन उसको इशारा ही नहीं समझता। और उन्होंने बोला कि अभी तो स्नान नहाया, अभी तो आकाश आंघोळ केली, हो गया, पानी गर्म हो गया। तो इसलिए इशारा समझना चाहिए। दूसरा एक बात है कि अपना देश जो है उसमें साइंसेस और सोशल साइंसेस के मिश्रण है। वेद ले लो या रामायण ले लो, महाभारत या पुराण, ये संक्षिप्त में मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमको कुछ मर्यादा तक ही मालूम है, ज़्यादा मालूम नहीं। क्योंकि मेरा किताब जब जब्त हुआ था तो सरकारी वकील जो विरोध में था, फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद वो कहता था, मेरे पास आए और कहा कि देशमुख साहब इतिहास ऐसा होता है ये मुझे मालूम नहीं। मैंने बोला तुम्हारे लोगों ने तो लिखा है, इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है। आप मत समझो, मुझे माफ करो, लेकिन बाबा साहब के बारे में भी बहुत सा अज्ञान हमारा है। लेकिन बाबा साहब पढ़ा क्या? किसने पूछा? क्यों नहीं पढ़ा? मेरे खुद नहीं है बाबा साहब। तो बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू नाम के गांव में, बराबर है क्या? हाँ, गलत है। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी नाम के गांव में हुआ था क्या? महू इसका शॉर्ट फॉर्म महू है, लॉन्ग फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। लड़ने वाले योद्धाओं के छावनी में मानवता के लिए लड़ने वाला एक महापुरुष ने जन्म लिया, उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। थोड़ा जमाना पड़ता है हिंदी में, तो उधर एक ध्यान रहता है, वे फ्लो नहीं आता उसमें, जैसा मेश्राम साहब का फ्लो होता है हिंदी में। तो लेकिन जमा देता हूँ, हिंदी समृद्ध होती है। तो ये ऐसा है। इस दृष्टि से किसी को भी पूछो, विद्वान के विद्वान से पूछो, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, किसके हाथ से जलाई? किसके हाथ से जलाई? ब्राह्मण का नाम है ना, बराबर है? और कुछ है क्या अलग? नहीं, गलत है। बाबा साहब ने मनुस्मृति एक अस्पृश्य गोसावी बैरागी की हस्ती जलाई, लेकिन बाबा साहब का भी प्रामाणीकरण हो रहा है। कौन? बाबा साहब हमारी खुद नहीं है ना। तो ये थराइक मर्यादा तक हमारा नॉलेज है, लेकिन कुआं खोदते वक्त थोड़ा सा पानी लग गया तो हो गया पानी, नहीं, और खोदना चाहिए झरा लगने तक। बाबा साहब वो झरा हमारे इसमें
थोड़ा सा है क्या, ये आत्म परीक्षण करना चाहिए। मुझे गलत हो तो माफी मांगता हूँ, लेकिन विश्वास करो मनुस्मृति वो ब्रह्मण्य नहीं है, लेकिन टीवी पे वगैरह ये ब्राह्मणीकरण भी है। अच्छे अच्छे विद्वान, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनको ये ब्राह्मणीकरण है। लेकिन मुझे एक शंका है कि बाबा साहब ने खुद क्यों नहीं जलाई? तो मुझे मेरा तर्क ऐसा है कि देखो गलत होगा तो गलत होगा, कि बाबा साहब ने सोचा होगा कि मैं यदि जलाता तो मैं फंस गया, यदि कुछ कानून से तो लड़ छोड़ने वाला ही वो फंस गया तो क्या होगा, इसलिए दूसरे के हाथ से जलाई होगी, ऐसा मेरा तर्क है। गलत होगा तो माफ करो। लेकिन दूसरा ऐसा है कि ये महापुरुष बाबा साहब ने ऐसा कहा था, बाबा साहब ने वैसा कहा था, बाबा साहब ने घटना ली, बुद्ध ने ऐसा कहा था, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस वक्त परिस्थिति कौन सी थी। मोबाइल था क्या बाबा साहब के वक्त? दूरदर्शन था क्या? भारत की लोक संख्या, और बुद्ध के वक्त तो भारत की लोक संख्या, जनसंख्या, आबादी जो जिसको कहते हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ के अंदर। नए रास्ते थे, नई सड़क थी, रेलवे थी, कुछ नहीं था। ये बात हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो बाबा साहब आज रहते होते तो, बुद्ध आज होते तो, शिवाजी आज होते तो, इसका मतलब अपने संस्था ने वो विचारण करे, समाज के वो खोजना चाहिए। शिवाजी आज होते तो घोड़े पर और तलवार लेके हाथ में आते थे, मेरा घोड़ा ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है? घोड़ा यानी वेगवान वाहन। आज जो वेगवान वाहन है वो लाते थे। तलवार यानी प्रभावी शस्त्र, प्रभावी शस्त्र तलवार थी उसको। लेकिन आज होते तो आज का प्रभावी शस्त्र उसके हाथ में। ये चिंतन हमने करना चाहिए। ये चिंतन बाबा साहब आज रहते तो यही घटना रह सकती क्या? घटना का बदल नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिखे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में किस वक्त उन्होंने घटना तैयार की, संविधान तैयार बनाया, ये ध्यान में रखते हुए आज वो होते तो क्या करते, इसका भी चिंतन होना चाहिए। इसका भी चिंतन होना चाहिए। आज शिवाजी का ध्यान में रखो, शिवाजी बताते वक्त अफजल खान बताते थे, और अफजल खान शिवाजी के आड़ पीछे लुक छुप कर वो मुस्लिम वेश फैलाते थे, मुस्लिम वेश फैलाते थे। लेकिन जब कृष्णा कुलकर्णी मैंने आगे लाया तो फिर वो बंद हो गया, बंद हो गया। अब शिवाजी का राज्याभिषेक पढ़ाते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक ज्यादा क्यों? उनके पीछे वो राज्याभिषेक का कोई प्रूफ नहीं है ज्यादा ओरिजिनल। मैं इतिहास में मेरिट का स्टूडेंट रहा हूं, डिस्टिंक्शन था मुझे, मेरा एक इंटरनेशनल चैलेंज है। मेरे इसमें अवतरण चिन्हापासून अवतरण चिन्ह से एक एक शब्द का हाईकोर्ट में वो अर्थ लगाने का कोशिश हुई, तो ऐसा मैं आदमी हूं। तो इसलिए मैं चैलेंज ही बोलता हूं। और दूसरा चैलेंज इंटरनेशनल चैलेंज, कोई भी इतिहास का। तो दूसरा जो शिवाजी का
राज्याभिषेक बताते हैं। राज्याभिषेक बताने का उसका मकसद नहीं रहता, उसके आड़ वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना, ये मकसद रहता है उसका। और दूसरा मकसद राज्यशाही का समर्थन। हमें राज्यशाही नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो आज भी राज्यशाही का समर्थन वो बताकर बड़े बड़े नाटक, बड़े बड़े, इसमें अब आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो ये हमने पहचानना चाहिए, ये हमने पहचानना चाहिए। दूसरा ऐसा कि साइंसेस और सोशल साइंसेस, इसका मिक्सचर, इसका मिश्रण हमारे धर्म ग्रंथों में और ग्रंथों में मिलता है। वेद देखो, सबको मालूम है कि वेद 4 है, नहीं, पहले एक ही वेद था। पहले ऋग्वेद एक ही वेद था, और ऋग्वेद वो बहुजनों का था। क्या बोले, आपको थोड़ा सा धक्का बैठेगा कि ऋग्वेद था और बहुजनों का था वगैरह वगैरह। तो मैं एक बताता हूँ आपको कि भगवीकरण वगैरह आज आया। भगवीकरण यानी मनुवाद, भगवीकरण यानी मनुवाद, ऐसा शब्द है। भगवा ओरिजिनल किसका? बुद्ध का है, शिवाजी का है। भगवा यानी त्याग, लेकिन उन्होंने लोकप्रिय उठाया और उनको वो मनुवादी बनाया, मनुवादीकरण किया, ब्राह्मणीकरण किया उसका। आज भगवे का हम मनुवाद समझते हैं, भगवेकरण वगैरह। और भगवा तो हमारा है। आपको संघ शब्द किसका है? बुद्ध का है। लेकिन आज संघ का मतलब घृणा से हम देखते हैं, क्योंकि वो घृणा वाला। तो लोकप्रिय, सारांश लोकप्रिय उठाया और उनका ब्राह्मणीकरण किया। शिवाजी का गो ब्राह्मण प्रतिपालक, यही ज्यादा चला। तो हमारे लिए क्या किया शिवाजी ने? गो ब्राह्मण उसके लिए किया। ऐसा हो सकता है। तो ये पॉपुलर उठाते हुए उसका बदनाम करते हैं। तो ये दृष्टि से वेद हमारे थे, और वेद संस्कृत में नहीं थे। इंटरनेशनल चैलेंज, वेद संस्कृत में नहीं थे। उसकी वैदिक भाषा जो है वो मेरे ख्याल से पाली हो सकती है। और उसमें क्या था? निसर्ग पूजा, पहाड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, बादल की पूजा, आकाश की पूजा। जैसा जापान में जाओ, मैं जापान तो फ्यूजी पहाड़ की पूजा, जागतिक था निसर्ग पूजा। उन्होंने क्या किया कि ये निसर्ग का मूर्ति बनाई, गंगा की मूर्ति, कैलाश की मूर्ति, और अपना दुकान चलाया। तो वेद जो है, वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो मंत्र है, मैं बैठ जाऊँ क्या? बोलिए। वो बैठ जाता हूँ। वेद जो है ऋग्वेद था, और ऋग्वेद ये किसी को मालूम है। ऋग्वेद का स्पष्टीकरण करने के बहाने उन्होंने ब्राह्मणे नाम के पोथी रची, ब्राह्मणे, और उनको ही वो वेद कहते हैं, उनको ही वे वेद कहते हैं। असल में वेद, इसमें ब्राह्मणे में रिचुअल्स है, कर्मकांड है। वेद में
वो नहीं था, ऋग्वेद में वो नहीं था। ये बताने का कि पंजाबराव देशमुख ने अपने प्रबंध में ये सब लिखा है। ये हमको वेद तक मालूम था, और वेद मंत्र जो है वो वेद मंत्र बहुत बड़े नहीं थे। एक ही मंत्र 1 लाख बार पढ़ो, 2-4 इसके शब्द के मंत्र थे। तो इस दृष्टि से वेद में बाद में घुसाया पुरुष सूक्त घुसाया, यह आपको मालूम है। तो पुरुष सूक्त में ब्राह्मण मुंह से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य दांगा से यानी मांडी से, और शूद्र पैर से। मुझे यह बहुत से डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, सब है, ऐसे कभी जन्म होते हैं क्या? एक करो, एखाद्या दोषी को बुलाओ और दोषी बुआ, एक रिक्वेस्ट है, कौन सी बता? आपके घर की एक डिलीवरी मुझे देखने दो। वो बोले शर्म लगती है क्या? हाँ शर्म लगती है, क्योंकि आप मुंह से जन्मे और हम शूद्र पैर से। तो इसलिए सच्ची ये सच है क्या कि आप मुंह से जन्म होता है आपका? देखने तो जरा एक डिलीवरी। तो ये जो है तो मिक्सचर जो है, मिश्रण जो है, यानी शास्त्रों, साइंसेस और सोशल साइंसेस का ये मिक्सचर। वेद, रामायण, ये शॉर्ट में बताता हूँ। रामायण में 12,000 श्लोक थे पहले, उसकी संख्या 24,000 बन गई। ये क्या वाल्मीकि अभी लिख रहा है? महाभारत में 8,800 श्लोक थे, उनकी संख्या 1,00,000 बन गई। क्या व्यास का लेखन अभी चालू है क्या? तो ये पुराण वगैरह बताता नहीं ज़्यादा। और इसमें ये जो है वो लिखित 5,000 वर्ष के लिखित ग्रंथ है दुनिया में। लेकिन लिखित वेद, लिखित रामायण, महाभारत, इनका लिखित उम्र क्या है? इनकी लिखित वो है, मेरा इंटरनेशनल चैलेंज है कि 500 साल से ज़्यादा है, 500 साल से ज़्यादा है। लिखित नहीं है तो कुछ भी घुसा सकते, और अभी भी घुसाने का काम चालू है, अभी भी घुसाने का काम चालू है। और उसको विश्वास रख, वेद ब्रह्मदेव ने लिखा, और साहित्य सम्मेलन होता है तो माझी माय सरस्वती, माझी माय सरस्वती, मग बाप कोण? ब्रह्मदेव। आणि सरस्वतीची माय कोण? ब्रह्मदेव। सरस्वतीचा नवरा कोण? ब्रह्मदेव। आणि सरस्वतीचा बाप कोण? ब्रह्मदेव। 3 in 1 है। तो ये दृष्टि से ये संख्या बढ़ गई, लिखित नहीं है। और भगवान 33 करोड़ है, 33 करोड़ है। और फिर भी एक गॉड, जो न्यूजीलैंड का एक गॉड, उनसे क्रिकेट मैच है। 33 करोड़ की टीम कहाँ गई थी? रहने दो, इसमें इलाज क्या है? मैं जल्दी में इसका समाप्त करना चाहता हूँ। इसका इलाज क्या है? तो हम आक्रोश तक पहुंचे, आक्रोश। कुछ अन्याय अत्याचार हुआ, आक्रोश। ये खैरलांजी हुआ, आक्रोश। लेकिन इसके पीछे विचार नहीं है कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये कैसा रोका जाए। इसमें विचार विनिमय होना चाहिए।
और इसके लिए ये संस्था जो है उसका काम करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरा, बाबा साहब का एक कोटेशन, इसका इलाज क्या है? इलाज, यू मस्ट नॉट ओनली डिस्कार्ड द शास्त्रास। बाबा साहब ने एनिमेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, यू मस्ट नॉट ओनली डिस्कार्ड द शास्त्रास, यू मस्ट डिनाई शास्त्रास एंड as these, you must deny their authority as did Buddha and Nanak. शास्त्रों का प्रमाण हम नहीं करते, अभी भी नहीं हुआ। ये कैसे झूठे हैं, मैंने कुछ झलक बताई है, ये कैसे मेरी किताब में लिखा है पूरा। तो और इस दृष्टि से हम मुझे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन 5 मिनट मुझे दो। और इनके ऊपर इनका इलाज, दूसरा इलाज है, ये शास्त्रों का प्रमाण, अथॉरिटी जो है वो डिनाई करो, प्रमाण मत मानो। और शिक्षा, शिक्षण, शिखा संगठित हुआ और संघर्ष करा। शिक्षा, शिक्षा की 4 श्रेणी होती है, 4 श्रेणी। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम एंड एक्शन। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, और नॉलेज यानी विवेक या ज्ञान। तो इसमें क्या फर्क है? तो मराठी में बोलता हूँ जरा सा। 27 का पाढ़ा स्टूडेंट को आता था, एक 26 का पाढ़ा आता था, 27 का वो प्राइमरी स्कूल में वो लिख के देने को टीचर को कहा। तो वो टीचर, इसको आता था लेकिन वो टीचर की परीक्षा लेना था, तो उनको टीचर को नहीं आता था, लेकिन वो गुणाकार करके वो 27 का पाढ़ा उन्होंने तैयार किया। टीचर को 27 का पाढ़ा, स्टूडेंट को 27 का पाढ़ा आता था, लेकिन पाढ़ा तैयार करना ये नॉलेज टीचर का था, टीचर को था। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में ये फर्क है। ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करता। हमारे शिक्षण में, हमारे शिक्षण एजुकेशन जो है वो 90% इंफॉर्मेशन है और 10% नॉलेज है। आगे की श्रेणी विजडम, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स। नॉलेज आता है लेकिन विवेक नहीं आता। और उसके आगे की सबसे ऊंची श्रेणी एक्शन। एक्शन का मतलब कृति या करुणा। नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, कुछ फायदा नहीं यदि कृति नहीं, करुणा नहीं। प्रज्ञा है, शील है, कुछ फायदा नहीं यदि करुणा नहीं रहती। तो इस दृष्टि से हमें ये शिक्षा में ये ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, वर्णनाश होना चाहिए। वर्णनाश, वर्ण सिर्फ चातुर्वर्ण मालूम है आपको, उस पर सविस्तर विस्तार से नहीं कहूँगा, 5 मिनट में मैं इसको समाप्त करता हूँ। तो वर्णनाश, वर्ण सिर्फ इंडिया में है, वहाँ रंग है, आप अमेरिका में वर्ण नहीं है। वर्ण सिर्फ इंडिया में है। लेकिन वर्ग, मास वर्ग नाश के लिए बोलते हैं। यहाँ के कम्युनिस्ट जो है, कुछ हद तक मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन ये कम्युनिस्ट जो है, कांग्रेस और भाजपा तो समझो छोड़ दो, लेकिन कम्युनिस्ट जो है इनको हम दावे करते,
लेकिन वो भी वर्ग नाश करते हैं, वर्ण नाश के लिए बोलते नहीं, वर्ण नाश के लिए। और इसीलिए वामसेप को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन वो कम्युनिस्ट को मिलेगी, क्योंकि वो आरएसएस की शाखा है, आरएसएस की शाखा है। क्यों? उनको उनका मतलब वहाँ प्रसिद्धि मिलेगी। जिसको प्रसिद्धि मिलती है वो समझो कि आरएसएस का ही हाथ है इसमें, प्रसार माध्यम में। शॉर्ट में मैं बोल रहा, इसलिए वर्गनाश, कम्युनिस्ट भी, बहुजन कम्युनिस्ट उनको चाहते हैं वो, लेकिन वर्गनाश के, वर्णनाश के बारे में बोले तो उनको प्रसिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए बहुत से साहित्यिक हमारे वर्णनाश के बारे में बोलते नहीं, हमारे भी बोलते नहीं। और पांचवा इलाज जो है, हाँ हाँ हाँ, चिट्ठी आई है, लेकिन मैं पढ़ के ही बताता हूँ थोड़ा, 2 मिनट में। प्रबोधन और प्रचार का आवश्यक है। दूसरा, साहित्य सम्मेलन हो सके तो बहुजनों का साहित्य सम्मेलन अपनी इस संस्था से लेने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और पुरस्कार के बारे में कुछ चर्चा हुई, तो पुरस्कार के बारे में कुछ मैं बोलता हूँ और 1 मिनट में समाप्त करता हूँ। विश्व वंद्य विद्याभूषण, बुद्धभूषण, विश्व मान्य सत्यशोधक, क्रांति सूर्य महामानव, भारत भूषण, विश्व रत्न, विजय रत्न, विनय रत्न, प्रज्ञा सूर्य, करुणा सागर, शीलवंत, विश्वगुरु हो सकता है। तो ये इसमें विचार करो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच माननीय मामा देशमुख साहब। उद्घाटनीय स्पीच में उन्होंने ऐतिहासिक रहस्य बताए हैं जो अतिशय महत्वपूर्ण थे। इसके बाद अगले वक्ता की कड़ी में मैं यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ माननीय डॉक्टर मगन ससानी सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपा नई दिल्ली। इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंस, इस कार्यक्रम के आज के उद्घाटक माननीय मामा देशमुख साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब, dignitaries on the dais and dignitaries in front of the dais। साथियों, ये जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस नए संगठन का स्थापन दिन हो रहा है,